चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, और इसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने क्या है, वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था हमने, जिसमें डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये किया था कि रूलर्स क्या होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं और फिर लोग उनको चूज़ करते हैं, है ना। तो अब इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस ये हमसे पूछता है, ये कहता है कि इस डेफिनेशन से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उनके जवाब दो। हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन है, रूलर कौन है, रूलर। अब ये डेमोक्रेसी है तो रूलर भी लोग ही होंगे, वोट डालने वाले भी लोग होंगे इन दिस डेफिनेशन, है ना, ये पूछना चाहता है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। कौन से वाले क्या होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाने चाहिए, किसके लिए, जब हम किसी गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो ये कौन से वाले होंगे बेटा जी, ये होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, विच डिसीजन मे बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। आगे समझ में आएगा, है ना। ये पूछना चाहता है कौन से डिसीजंस वो होंगे जो किसके द्वारा लिए जाएंगे, एक डेमोक्रेसी में नॉन इलेक्टेड पर्सनस के द्वारा, है ना। तो हम नाइन्थ में पढ़ा था ना, नाइन्थ में नहीं, नाइन्थ में ही आएगा, बाद में आएगा, चलो ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इलेक्शंस किस तरीके से होनी चाहिए जिससे उस इलेक्शन को हम क्या बोल सकें, डेमोक्रेटिक बोल सकें। अच्छा, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। और वो क्या, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, जिसके बाद हम किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक समझ सकें। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर टू गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स। अच्छा, वो लोग कौन होंगे, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, जो रूलर्स को चूज करेंगे और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। और वो लोग कौन होंगे जो कि खुद रूलर्स की तरह इलेक्ट होकर आएंगे, रूलर्स और गेट। अच्छा, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या इसमें सभी लोग बराबर रूप से, है ना, समानता, इक्वलिटी के साथ क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, एक इलेक्टर बन सकता है, इलेक्टर मतलब वोटर भी हो सकता है और कंटेंडर भी हो सकता है। कंटेंडर मतलब ये रूलर भी हो सकता है ना। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स द राइट, दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी ऐसा कर सकती है कि लोगों से ये राइट छीन ले कि आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, आप वोट नहीं कर सकते, ऐसे राइट्स। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। तो हमें ये समझ में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के कि डेमोक्रेसी किस प्रकार की गवर्नमेंट है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी। क्या क्या है, क्या वो रूलर्स जिनको हमने इलेक्ट किया है एक डेमोक्रेसी में, वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, कैसा भी, अच्छा या बुरा। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या फिर गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, उसको कुछ लिमिट्स के अंडर रह के काम करना पड़ता है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी को लोगों के अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन सारे डिसीजंस की हम बात करेंगे। इसमें पहला आता है मेयर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। देश के जितने भी बड़े बड़े क्या होते हैं, डिसीजंस जो होते हैं, जो एक बड़ी जनता को प्रभावित करने वाले हैं, है ना, बड़ी जनता के लिए लिए जाने वाले, पब्लिक के लिए लिए जाने वाले, तो ऐसे सारे डिसीजंस कौन लेता है, रूलर्स, मतलब लोग लेते हैं, है ना। ये कैसे लोग होते हैं, इलेक्टेड। लीडर्स का मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव से समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया, इलेक्टेड का मतलब ये हो गया कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, जिनको चूज किया गया है। अब ये सारे लोग डिसीजंस लगे, तो कौन इलेक्ट होकर आता है, क्या होता है, कुछ लोग हम लोगों में से ही बाहर निकल कर आते हैं, है ना, भीड़ से, और कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, है ना। तो वो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर उन सब लोगों की लिस्ट में से, उन सब लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से हम किसी को चूज़ करते हैं, किसी एक पर्सन को चूज़ करते हैं उस जगह से। ऐसी बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें से फिर हर जगह से एक एक व्यक्ति चूज़ होकर आता है। वो जो व्यक्ति चूज होकर आया, क्योंकि वो इलेक्शन के थ्रू चूज हुआ है, इसीलिए उसे इलेक्टेड बोला जाएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंट करेगा तो ये वाली थ्योरी हम आगे जाके समझेंगे, है ना, कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे कहलाते हैं, क्या सारी चीज़ें। ठीक है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999।
है ना। तो 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या था, परवेज मुशर्रफ जो था मिलिट्री लीडर, उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। ही थ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने वहाँ पर जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी हुई थी, डेमोक्रेसी के तरीके से जो गवर्नमेंट चल रही थी, उसको क्या कर दिया, उखाड़ फेंक दिया और ख़ुद को CEO घोषित कर दिया, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब लगभग मान सकते हैं आप प्रेसिडेंट जैसा, ठीक है। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और फिर उसने उसको इस डेजिग्नेशन को बदल कर क्या कर लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। 2002 में ही हेल्ड अ रेफरेंडम, वोटिंग कराई उसने इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसे 5 साल और मिल गए। अब आप कह रहे हो कि इतना गंदा आदमी था, ऐसी सारी चीज़ें की थी, तो फिर उसे एक्सटेंशन कैसे मिल गया, लोगों ने कैसे चूज़ कर लिया इसको दोबारा से, डरा धमका कर। जरूरी नहीं है, वो इलेक्शन की कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से किया गया था, है ना, इसलिए। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड, ये सारे लोग क्या कर रहे थे कि ये जो वोटिंग हुई थी वो किस चीज़ पर आधारित थी, देखिए आगे बढ़ते हैं। वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मेल प्रैक्टिसेस समझे आप, उल्टे सीधे गलत तरीके से काम काज करना, है ना, और फ्रॉड और धोखेधड़ी पे आ रहा था। आगे वही बात कि इलेक्शन कैसा था, मैंने बता ही दिया था। इन अगस्त 2002 में क्या हुआ, ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर इशू किया, है ना, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने क्या कर दिया, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें कई सारे संशोधन किए गए, चेंजेस किए गए। अच्छा, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है सुधारना, गलतियाँ या कोई भी चीज़ हो उसमें चेंजेस करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है व्हेन यू कैन ऐड समथिंग, डिलीट, रिप्लेस, रिड्यूस, इंक्रीज, है ना, इंक्रीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, करने के तरीके अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इसके ऑर्डर के अनुसार ये था कि प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल जो असेंबली जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज जो होती हैं, जैसे कि विधायक क्या होती है, विधानसभा, है ना, ऐसी सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है। अच्छा, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब लोग सारे या जो क्या होते हैं, जनरल अफसर जो होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखी जाती थी, आंखें या निगरानी बनाए रखी जाती थी, किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और वो मिलिट्री ऑफिसर्स की ही चला करती थी। आफ्टर पासिंग द लॉ, जब लॉ पास हो गया, ये वाला ऊपर जो पड़ा था, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्शन हो रहे थे किसके लिए, नेशनल असेंबलीज के लिए और प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल की असेंबली जो थी उनके लिए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ। तो एक गवर्नमेंट तो बना दी गई, सब काम चल रहे थे, सब सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन वास्तव में पावर किसके पास थी, परवेज मुशर्रफ के साथ, है ना। क्या था, जनरल था किसका, आर्मी का। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि सारी पावर उसके बाद भी किसके पास रही, आर्मी के जनरल के पास, चीफ के साथ। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से हम पाकिस्तान जो उस समय का जो था परवेज मुशर्रफ के टाइम का, उसको हम डेमोक्रेसी घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, क्योंकि उसने उस तरीके से काम नहीं किया था ना डेमोक्रेसी की तरह से, तो इसमें से कुछ चीज़ों पर फोकस करा रहा है। क्या, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान, क्या रूलर को इलेक्ट किया गया था पाकिस्तान में, है ना, लोगों ने, हाँ किया था। नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। तो वो ये कहना चाहता है कि लोगों ने क्या किया था, लोगों ने चूज़ किए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमने बताया आपको, आपके एरिया से जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने क्या किया, चूज़ किया, है ना। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव खुद रूलर थोड़ी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स को अब रूलर चूज़ करना था। तो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिसर्स एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ।
तो ये रूलर्स जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास क्या नहीं थी, पावर नहीं थी, जिससे वो क्या कर सके, अपने मन मर्जी डिसीजन ले सकें, कुछ भी ले सके, कुछ भी कह सके। ये पावर थी आर्मी के ऑफिसरों के पास, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, ठीक है। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से किसी को भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्कीज। ऐसा अक्सर बहुत सारी तानाशाहियों में या फिर अक्सर बहुत सारी राजा रानियों के शासन में ये चीज़ें देखी जाती हैं। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. उस दिखाने के लिए सब कुछ था, पार्लियामेंट भी था, रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, लेकिन वास्तव में पावर किसके पास थी, आर्मी के पास, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, है ना, जिसका इलेक्शन नहीं हुआ था, जो इलेक्शन के थ्रू चूज होकर नहीं आया था। इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स। कुछ देश ऐसे थे जिसमें रियल में पावर उनके पास थी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति किसके पास हुआ करती थी, किसी और बाहरी देश के साथ हुआ करती थी। वो ही बताता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड नॉट विद लॉयल लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पीपल्स रूल। तो इस तरीके के रूल को हम क्या नहीं बोल सकते, लोगों का शासन नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्शन जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इस में हम पढ़ेंगे। तो क्या है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद कराए जाते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्री के पार्लियामेंट मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस होते हैं हर 5 years, ठीक है। तो इनकी जो ये है, क्या नाम है इनकी पार्लियामेंट, इसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। ये चाइनीज़ में नेम लिखा हुआ है। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसके पास पावर है कि ये क्या करती है, नेशनल पीपल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इसके पास पावर दी गई है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। तो पूरी चाइना से लगभग 3000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होकर आते हैं, ठीक है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जिसमें से कुछ लोगों को आर्मी चूज करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस लड़ने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बात समझ में आती है, क्या कहते हैं कि सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। इसमें से कुछ लोग जो होते हैं उनको कौन चूज़ करता है, इलेक्टेड चूज़ करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ने से पहले ही वो इलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर एक पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट है ये। कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, है ना। तो कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म ऐसा होता है कि जिसमें एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें केवल एक ही पार्टी रूल करती है ना, एक ही पार्टी होती है, इसके अलावा दूसरी पार्टीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए तो जो लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो ये पार्टी का नाम दे रखा है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इससे पहले आके परमिशन लेते हैं। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003। तो केवल वो लोग जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, है ना, CPC चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा CCP के जो मेंबर थे, केवल वो लोग इलेक्शन लड़ सकते थे। या इससे जुड़ी छोटी छोटी 8 पार्टीज़ और हैं जो इसी की क्या है, मेंबर्स हैं, या उन पार्टीज़ के मेंबर इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके अलावा और किसी को क्या नहीं दिया गया था, राइट नहीं दिया गया था किसके लिए, इलेक्शन लड़ने का, ठीक है। ये 2002-2003 की बात है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा किसके द्वारा फॉर्म की जाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनती थी, है ना। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जब से चाइना को आज़ादी मिली थी 1930 से, अच्छा सॉरी, जब से चाइना को आज़ादी मिली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी स्टोरी है ना। तो 1930 आज़ादी मिलने के बाद से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 year। मैक्सिको जो है हर 6 साल में इलेक्शन कराती है टू इलेक्ट इस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए।
द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री फॉर और डिक्टेटर्स रूल। कंट्री पर कभी भी किसी तानाशाह का शासन नहीं रहा है मैक्सिको पे। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI, है ना। तो क्या था कि ये जो थी पार्टी जो थी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यही पार्टी कंटिन्यू क्या करती चली आ रही थी, जीतती चली आ रही थी। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन, है ना। 2000 तक क्या हुआ, 70 सालों से, है ना, 30 से लेके 2000 तक सभी क्या इलेक्शन कौन जीतते चला रहा था, एक ही पार्टी जीतती चली आ रही थी, है ना, PRI। अच्छा, अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, और दूसरी पार्टी जो थी वो भी इलेक्शन लड़ा करती थी बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाई। अच्छा, द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स। PRI क्या करती थी, बहुत सारे गलत तरीके इस्तेमाल करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जितने भी लोग जो सरकारी कामकाज करते थे, सरकारी नौकर हुआ करते थे, गवर्नमेंट सर्विस किया करते थे, है ना, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, उन सबको PRI की पार्टी मीटिंग जो होती थी वो अटेंड करनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब टीचर्स जो होते थे वो क्या करते थे, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, वो टीचर्स उन बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स किया करते थे कि आप क्या करो, इस पार्टी के लोगों को वोट करो, अदरवाइज आपके बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ ओपोजिशनल पार्टीज़, है ना, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। मीडिया जो थी ज़्यादातर क्या करती थी, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की सारी एक्टिविटीज़ क्या कर देती थी, इग्नोर कर देती, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। और करती क्या थी मीडिया केवल उन पार्टीज़ को क्रिटिसाइज करती थी, किसको, अपोजिशन पार्टीज़ को, है ना, ही उल्टा भला बुरा बोलती थी। अच्छा, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लास्ट मिनट। और कभी कभी ऐसा होता था, इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, इलेक्शन स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ही जो जहाँ पर वोट डालने हैं वो जगह शिफ्ट कर दी, दूसरी जगह पहुँचा दी, अब यहाँ पर वोट डालेंगे, अब यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे, अब वहाँ पर वोट डालेंगे, इस तरीके से। विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, जिस वजह से बहुत सारे लोग तो वोट भी नहीं डाल पाते थे अपने अपने, है ना। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। PRI अपने कैंडिडेट्स के प्रचार पर, है ना, वो होता है ना, इलेक्शन कैंपेन लोग आते हैं आपके यहाँ पर वोट मांगने, या गलियों में से वो रैली निकलती है, उसको कैंपेन बोलते हैं, है ना, जब लोग अपनी पार्टी और अपने बारे में बताते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। तो PRI जो थी इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारा पैसा खर्च करती थी अपने कैंडिडेट्स के। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो ये जो इलेक्शन थे वो कैसे वाले इलेक्शन थे, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, पूरी तरह के सही इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो बोल रहा है कि शुड बी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या इसमें ऐसा हो रहा था कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे थे, मतलब सही तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहे थे ना, तो कैसे लोगों ने अपने रूलर्स को इलेक्ट किया। रीडिंग द एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, हमें समझ में आया कि इसको पढ़ते हुए कि नहीं, लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना, जिसको वो चाहते थे उसको, क्योंकि फेयर तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। दे आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में कोई ऑफर नहीं था लोगों के पास, एक लोग खड़ा कर दिया, है ना, उसी को चूज़ कर लो। तो क्या ऑफर रहा आपके पास, इलेक्शन आपने कराया लेकिन वोट तो उसी को जाने, जितने वोट डले वो जीतेगा वही, है ना, सीरियस चॉइस। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट। लोगों को वही लोग मिलते थे जो कि पार्टी का मेंबर हुआ करता था, और लोगों को वही चूज़ करना पड़ता था, है ना। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, ये कोई चॉइस वाली बात ही नहीं, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो चॉइस कैसे हुई। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको के एग्जाम्पल में हमने देखा, क्या एग्जाम्पल देखा, कि पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे डोंट हैव। लग तो रहा था कि लोगों के पास चॉइस थी, सारे लोग खड़े होते हैं, ये सारे इलेक्शन होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वास्तव में इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए जा रहे थे। तो लोगों के पास वास्तव में कोई चॉइस नहीं थी, दिखने में लग रहा था कि लोगों के पास चॉइस है, ठीक है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे रूलिंग पार्टी को हराया जा सके और उसकी मनमानी ना चलने दी जाए, है ना। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस,
है ना, डिफीटेड। अच्छा क्या बोला, देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे क्या होता है वो जो पार्टी शासन कर रही थी उसको हराया जा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट, चाहे लोग उसके खिलाफ हों तब भी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहे थे। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर, अब हम इसमें एक फीचर और ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, क्या कि टू अवर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए डेमोक्रेसी को, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, केवल इलेक्शन कराना ही इनफ नहीं होगा, बल्कि द इलेक्शन मस्ट हैव अ रियल चॉइस, इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, कई सारे लोग कंटेस्टेंट्स खड़े होने चाहिए, खड़े होने के बाद क्या होना चाहिए आगे, एंड इट शुड बी, तो हमने क्या बोला, हमने ये देखा कि लोगों के पास क्या होनी चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए, ना कि केवल दिखावटी की चॉइस होनी चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू चूज टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, लोगों के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जो पहले से रूल कर रहे हैं वो लोग अगर अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं, सब लोग अच्छे से नहीं चल रहा है, लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सत्ता से बाहर, पावर प्ले से बाहर कर दिया जाए, है ना, गवर्नमेंट से बाहर निकाला जाने के तरीके होने चाहिए, वो लोग भी हराए जा सकें, है ना, तो वो इलेक्शन अच्छे वाले। इफ़ दे विश सो, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैव अ फेयर चॉइस चांस ऑफ लूजिंग, है ना, करेंट दोज, अच्छा वेयर दोज करेंटली इन पावर, तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी भी ऐसा होता है कि इलेक्शन कराना भी जरूरी है और इलेक्शन जो हो वो फ्री एंड फेयर हो, मतलब पूरे तरीके से ऑनेस्टली इलेक्शंस कराए जाएँ, कोई भी उसमें मेल प्रैक्टिसेस ना हो, लाइक बूथ कैप्चरिंग, पोलिंग शिफ्ट, है ना, और फेक वोटिंग वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो, और फ्री होने चाहिए, लोगों को लालच देकर ज़बरदस्ती वोट न डलवाओ, डरा धमका के लोगों से वोट नहीं डलवाना चाहिए, है ना। तो ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई गलत आदमी पावर मतलब सत्ता में पहुंच जाता है ना, अगर गवर्नमेंट में चला जाता है तो उसको भी बाहर निकालने के तरीके होने चाहिए, अगली बार जब वो इलेक्शन लड़े तो वो भी हार सके, उसको भी हराया जा सके, है ना। तो ये वाला फीचर ये इस बारे में बात करता है। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट द डेमोक्रेसी इन द चैप्टर 3, इसमें मिलेगा नेक्स्ट वाले। अब हम पहुँचे नेक्स्ट वाले उस पर ऑप्शन पर, ये है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये बात करता है किसके बारे में कि एक पर्सन जो है इलेक्शन में एक ही वोट डालेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है तो वो 2 वोट डाल सके, एक व्यक्ति को तो पर्सन ए को तो राइट है 5 वोट डालने के, वो 5 वोट डाल सकता है, वहीं पर पर्सन बी जो है वो केवल एक ही वोट डालेगा, है ना, तो एक पर्सन एक वोट डालेगा। और दूसरी बात क्या है, ऐसा नहीं है किसी को वोटिंग राइट है किसी को वोटिंग राइट नहीं है, किसी कोई वोट डाल सकता है कोई दूसरा वोट नहीं डाल सकता, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सबके वोट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक वोट एक इस आदमी के जैसे पर्सन ए के वोट की वैल्यू इतनी होगी कि मतलब 40% वोट डाल लें तो, और पर्सन ए अपना एक अकेला वोट डाल दे, वो दोनों की वोट की वैल्यू सेम होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जितनी पर्सन ए के वोट की वैल्यू होनी चाहिए उतनी पर्सन बी के वोट की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि हर एक आदमी एक वोट डाल सके, एक ही वोट डाले, है ना, हर एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार हो, वो एक ही वोट डाल सके, और उसके वोट की वैल्यू सभी लोग जो वोट डाल रहे हैं उनके वोट के वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पर कौन वोट डाल सकता है, हमारे यहाँ पर वो लोग वोट डाल सकते हैं, हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला आइडिया क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है यूनिवर्सल मतलब सभी, अडल्ट मतलब दोज हु आर अबव द 18, है ना, और वोट का मतलब होता है वोट डालना, तो वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है वो लोग वोट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपने रूलर्स को, ठीक है। अर्लियर वी रेड अबाउट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सब जगह आ चुकी है, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अब पहले क्या था, जब अंग्रेजों के टाइम पर भी और बहुत पहले हो तो चला है, बहुत सारी जगह पर देखा गया है, स्टार्टिंग में वोटिंग राइट्स जो थे वो सबको नहीं दिए जाते थे। किसको दिए जाते थे, पहले वोटिंग राइट्स उनको दिए गए, जैसे ब्रिटिश ने अपने चाहने वालों को सबसे पहले वोटिंग राइट्स दिए। फिर जब हमारे यहाँ के लोगों ने विरोध किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वोटिंग राइट्स सही ठीक है हम बढ़ा देते हैं। फिर दोबारा में वोटिंग राइट्स मिले उन लोगों को जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी। उसके बाद फिर राइट्स हुए, है ना, फिर लोगों ने डिमांड मांगी बहुत सारी, ठीक है, लोगों ने उधम दंगे किए, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने फिर बढ़ाया ये, और फिर किसको दे दिया कि पढ़े लिखे लोगों को और इनको प्रॉपर्टी मैन को उनको दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में ये और बढ़ा, तो फिर और बढ़कर फिर आम जनता तक पहुंचा। फिर एज बैरियर लग गया, इतनी साल से ऊपर जो लोग ऐसे हैं जो लोग वैसे हैं वही वोट कर सकते हैं।
फिर बहुत कहीं दिनों में जाके धीरे धीरे किसने फीमेल्स को भी वोटिंग राइट्स मिले, है ना। तो राइट टू वोट बहुत लंबे समय में डेवलप होकर यहाँ तक पहुँचा है। एज बैरियर का साफ करते करते हम फिर 18+ पर पहुँचे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वो बहुत दिन में मिल पाई है। तो अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया क्या था, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। 2015 तक भी एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। जो रशिया के लोग होते हैं ना, रशियन माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है, तो वो लोग जो रशियन हैं कहाँ पर रहते हैं, एस्टोनिया में रहते हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं, है ना। उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते नहीं हैं और दूसरे लोग वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। ऐसा उन्हें सिटीजनशिप का रूल बना रखा है। फिजी में क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। इंडिया से फिजी गए सारे लोग, है ना, और फिजी में रहने वाले लोग, तो फिजी में रहने वाले लोगों की वोट की वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी किससे, इंडियन वो इंडियंस जो फिजी में रहते हैं, है ना। तो फिजी में रहने वाले लोगों की जो ओरिजिनली वहीं के हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू किसके, वो भारत के लोग जो फिजी में जाकर रहते हैं। तो कहीं पे 1% है तो 1 वोट नहीं है, कहीं पर 1 वोट है तो कहीं पर 1 वैल्यू नहीं है ना। इसीलिए द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी। डेमोक्रेसी इक्वालिटी पे बेस है। इक्वालिटी मतलब यहाँ पर सभी लोग बराबर माने जाते हैं, है ना, इसीलिए हम राइट टू इक्वालिटी भी रखते हैं अपने पास। तो ये क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि पॉलिटिकली हमारे यहाँ पर सभी लोग इक्वल होते हैं। हमारे यहाँ पर किसको रोका गया है वोट डालने से, केवल वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है ना। ऐसे ही कौन कौन वोट डाल सकता है, और जो वोट डाल सकता है क्या वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन केवल डिफरेंसेस इतना है। क्या डिफरेंस है भाई, डिफरेंस ये है कि जो लोग वोट डालेंगे उनकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी उम्र 25 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है, बस यही है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस गिव्स अ थर्ड फीचर हमें मिला जिसमें क्या कहते हैं, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट। हर सिटीजन जिसकी एज 18 से प्लस हो वो 1 वोट डाल सकता है, और सभी के वोट्स की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चैप्टर 3 में आप इसका नेक्स्ट वाला पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, समरी डेफिनेशन। चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से, है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कर लेते हैं। जिम्बाब्वे अटेंडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट मिनोरिटी। वाइट मिनोरिटी मतलब ये अंग्रेजों से जिम्बाब्वे को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। कब मिली भाई, 1980 में, है ना। तो क्या हुआ तब से, उससे पहले कंट्री जो थी सिंस देन, मतलब इनके वाइट मिनोरिटी के जाने के बाद से कंट्री जो थी किसके द्वारा रूल होती चली आ रही थी, जानू पीएफ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके वही कंटिन्यू रूल करती चली आ रही थी, है ना। तो पार्टी दैट लेड फ्रीडम स्ट्रगल, ये वो पार्टी थी जैसे हमारे यहाँ पर कांग्रेस ने रूल किया था, मतलब बहुत लंबे समय तक क्यों किया था, क्योंकि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलवाई थी। ऐसे ही जानू पीएफ ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था, तो फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था इसीलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया बहुत लंबे समय तक, और फिर बहुत लंबे समय तक यही कंटिन्यू चलती रही। अच्छा, इट्स लीडर, इसके एक लीडर थे मुगाबे नाम था, रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से शासन करते चले आ रहे थे 1980 से, है ना। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ, इलेक्शन हमेशा होते थे लेकिन जीतने वाले केवल जानू पीएफ के लोग ही थे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, हालांकि लोग मुगाबे को पसंद करते थे लेकिन फिर भी मुगाबे इलेक्शन जीतने के लिए कई सारे गलत काम किया करता था, है ना, गलत तरीके से इलेक्शन जीता करता था। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, और क्या हुआ समय के साथ साथ उसके क्या है, ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, हाँ समय बीतने के साथ साथ उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस किए, ठीक है। और ये चेंजेस क्या थे, देखिए सेवरल टाइम्स चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और ये किस लिए किए थे उसने, ये इसलिए किए थे कि प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा हो और उसे हर बात का जवाब नहीं देना पड़े, किसको, लोगों को, ठीक है, अकाउंटेबल ना होना पड़े, है ना। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, अपोजिशन पार्टी जो थी उनको परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग्स होने नहीं दी जाती थी, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट हुई, लोग क्या करते थे, धरना रखते थे और हड़ताल कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, है ना। गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, इलीगल घोषित कर दिया गया। देयर वॉज अ लॉ दैट, फिर एक लॉ था उसमें ही क्या, दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, इसमें यह था कि प्रेसिडेंट अगर कुछ गलत करता भी है तो भी प्रेसिडेंट की आप बुराई नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। टेलीविजन रेडियो पर भी
तो वही खबरें पब्लिश करी जाएंगी जो गवर्नमेंट चाहती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप टेलीविज़न और गवर्नमेंट वगैरह रेडियोज़ वगैरह पे नहीं दिखा सकते हैं, है ना। इसके बाद देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, बट कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो कि सारी खबरें लिखने की कोशिश किया करते थे, लेकिन जो लोग अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था तो उनको परेशान किया जाता था, है ना। अच्छा, द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट बट अच्छा दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। अब वो जजेस जो गवर्नमेंट के खिलाफ जब केस जाते थे तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलती थी, तो ये लोग जो थे कौन से जानू पीएफ के लीडर्स जो थे वो जजेस को भी परेशान किया करते थे, है ना। अच्छा, और फिर उन लोगों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अच्छा, किनको? ये जानू पीएफ वाले लोगों को। तो एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ दिस रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, है ना। कि मुगाबे जो था, कहाँ का? जिम्बाब्वे। शोज दैट ये दिखाता है द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज द नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। केवल कोई पॉपुलर है इसलिए केवल उसको क्या नहीं बनाया जा सकता? लीडर नहीं बनाया सकता, उसको रूलर नहीं बनाया सकता, है ना। यही केवल क्या नहीं है, काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। वो लोग जिसको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो लोग जिस लीडर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो कैसा हो सकता है? तानाशाही भी हो सकता है। इफ़ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को असेस करना चाहते हैं डेमोक्रेसी कैसी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो हमें इलेक्शंस देखना चाहिए, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। तो इलेक्शन होने से पहले और बाद की चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि कैसी वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स टू द सिटीजन। इसका मतलब यह है कि कुछ राइट्स जो लोगों को दिए जाते हैं वो राइट्स लोगों को मिलते रहें कंटिन्यू, और उनको छीड़ा छाड़ी ना हो, उनसे वो छड़ाए ना जाएं, है ना। दे शुड बी फ्री टू थिंक, लोग सोच सकें कुछ भी जो वो सोचना चाहते हैं, और अपनी राय प्रदर्शित कर सकें जो वो चाहते हैं पब्लिक प्लेस में भी। और लोगों से ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। किसी बात पर पसंद ना आए तो वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, और पॉलिटिकल एक्शन भी ले सकते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की निगाह में सभी लोग बराबर होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इन सारे किसकी अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है? जुडिशरी ही कर सकती है, जो कैसी हो? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जिसको जो किसी के लिए ऊपर डिपेंडेंट ना हो किसी भी तरीके से, है ना, अपने डिसीजंस फ्री ले सके, उस पर कोई प्रेशर न बना सके जुडिशरी पे। अच्छा, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन। और जुडिशरी के ऑर्डर ऐसे होने चाहिए जिसको सभी लोग क्या करें? सम्मान करें और माने भी। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर इन 5, आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू अ वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। ऐसी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं किस पर? उस गवर्नमेंट पर जो कि शासन चलाती है कब? इलेक्शन के बाद। A democratic government cannot do whatever it like। डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट है तो जो भी वो चाहे वो सब कुछ वो नहीं कर सकती, है ना। वट एवर इट टेक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन द इलेक्शंस। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो अगर ऐसा सोचे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन जीत कर आई हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। मतलब क्या है, लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं गवर्नमेंट को वो चीज़ समझनी चाहिए और उनका उन्हें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, उनसे लोगों को छीनना नहीं चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें बहुत विचार विमर्श किया जाता है, बहुत सोचने समझने के बाद वो डिसीजन लिए जाते हैं। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और जो भी सरकारी लोग जो भी जहाँ पे भी बैठता है उन सब के कुछ राइट्स होते हैं, उन सब की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो उनको परफॉर्म करनी होती हैं और करनी चाहिए भी, है ना। अच्छा, जो कि किससे? या तो कानून के द्वारा उन्हें मिली है या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें दी गई हैं। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, है ना। तो जो भी ये सारी चीज़ें लोग होते हैं, क्या होता है? ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट टू द पीपल। ये केवल लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं होते बल्कि किसके लिए और जिम्मेदार होते हैं? बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स। अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते, है ना। वी शैल रीड मोर अबाउट, आगे पढ़ेंगे। बट दीज एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल
फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ ऑफ फीचर, फाइनल फीचर डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसी से हमें बात समझ में आती है क्या है कि देखिए मतलब पहली बात तो आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारी बातें कही गई हैं वो सबको माननी चाहिए, है ना, और उसी के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें डेफिनेशन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज, है ना, जो लॉज का, कानूनों का, रूल्स रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंट होता है विच टेल्स हाउ द गवर्नमेंट शुड बी रन। वो ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए। व्हाट अ पर्सन कैन डू, है ना, ऑल्सो एम्पावर्स द पर्सन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़। वो ये क्या करता है? शक्ति भी देता है कुछ लोगों को जिससे वो कुछ काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, और ये भी करता है कि उनको कुछ काम करने से रुकता भी है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। आप समरी डेफिनेशन पर पहुंचते हैं, इसके बाद ये हाफ चैप्टर हमारा खत्म हो गया। लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन खत्म करते हैं इसके बाद, है ना। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन, हमने इसे स्टार्ट किया था टॉपिक किसके साथ? एक डेफिनेशन के साथ, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये बात करी थी। वी फाउंड दैट द डेफिनेशन वॉज नॉट एडिकेट, हमें ये पता चला डेफिनेशन ये केवल इनफ नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि डिफरेंस पता कर सकें कि इसके बीच डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में, है ना। और इन वर्ड्स का मतलब भी हमने समझा। दो अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स, हमें डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स मिले इतनी सारी बातें करने के बाद। और ये क्या थे? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, वो लोग जो लोगों ने खुद ने चूज़ किए हैं, अपने, है ना, अपने जान पहचान के लोग जो उनको जानते पहचानते, जो उनकी ज़रूरतें पहचानते हैं, है ना, उनकी ज़रूरतें जानते हैं, उन लोगों को उन्होंने चूज़ किया इलेक्शंस के थ्रू, वही लोग लोगों के लिए डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन इसलिए होते हैं कि आपको बेहतर पॉलिसी मेकर्स मिल पाएँ, ऐसे लोग जो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे बेहतर, पहले से ज़्यादा अच्छे, और पहले जो आपके पास हैं वो अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको भी हटा सकते हो। इलेक्शन का काम ये होता है। अच्छा, तीसरा फीचर हमने देखा, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, है ना। तो अपॉर्चुनिटी जिसको भी जो दी जाएगी, चॉइस जिसको भी जो दी जाएगी वो सबको बराबर दी जाएगी, है ना, इक्वलिटी। इसके चॉइस और अपॉर्चुनिटी देने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरीके से, किसी भी ग्राउंड्स पर, है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, किसी ऐसा कोई क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बल्कि डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? एजुकेशन के बेस पर, एज के बेस पर, है ना, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये किया जा सकता है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। तो क्या होता है कि जो भी लोग, सरकार जो काम करेगी वो सारे काम कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए कि वो सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए काम करे, उसको देखते हुए काम करे, उसके खिलाफ काम ना करे, लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे, है ना, और लोगों को एक बेहतर कल देने की कोशिश करे, एक अच्छा कल लोगों के लिए लेकर आए। यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग स्टार्ट होती है वाई डेमोक्रेसी, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो अब आपको मिलेगी अभी थोड़ी देर में, तब तक ये पढ़िए, ओके।